हाँ भाई बच्चों, तो फिर आपके सामने सेकंड टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की बात आपसे करते हैं। अगेन सबसे पहला आपके इसमें पास अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्कोहल आपके पास है उसमें OH ग्रुप आप यूज़ करते हैं, और OH ग्रुप के लिए जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। लाइक अगर आपके पास मान लीजिए कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में यहाँ पर OH लगा हुआ है, देन यू कैन से इट, क्या नाम इसका बताएंगे, 3 कार्बन की चेन, तो PROPAN डैश 1 डैश ऑल मीन्स OH के लिए यू आर यूजिंग अ वर्ड ऑल आप यूज़ कर रहे हैं। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, या आपके पास मान लीजिए कार्बन चेन है इस तरीके से, यहाँ पर लगा है Cl, यहाँ लगा हुआ है OH, तो आप इसका नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, तो 3 क्लोरोपेंटेन PNTAN डैश 2 डैश ऑल, तो पेंटान कह देते हैं कुछ लोग, पेंटेन बोल रहे हैं, इसका अंदर ये नहीं कि ई आएगा, तो स्पेलिंग में आपका PENTAN ही लिखेंगे डैश 2 डैश ऑल। तो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो आपके पास हो सकता है कि वो आपको नाम दे देगा वहाँ पर, देन यू कैन यूज़ इट। तो इस तरीके से आप अल्कोहल्स में नाम याद रखें। दूसरी बात वही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स का पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये अल्कोहल प्राइमरी है जिसमें जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है उसकी एक ही तरफ कार्बन चेन है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपके पास जो फंक्शन ग्रुप ये OH लगा है, अब देख रहे हैं इस कार्बन के दो तरफ कार्बन चेन रन कर रहा है, सो वी कैन से इट सेकेंडरी अल्कोहल। और अब इस कार्बन में आप देख रहे हैं कि जिसके मैंने यहाँ पर तीनों तरफ OH, एक तरफ OH लगाया, 3 तरफ कार्बन चेन आ गया, तो वी कैन से इट टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स में हमें इसका ज़रूरत पड़ता है कि जब हमें करना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से, तो हाउ वी कैन मेक अ डिस्टिंक्शन एट दैट पॉइंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये एक आपके पास ध्यान देने की बात है। फिर दूसरा आपके पास ये जो फिनॉल है, आपके पास नाम आपको मालूम ही है, बेंजीन रिंग के साथ ही डायरेक्टली OH लगा दिया, इट इज़ कॉल्ड फिनॉल। और अगर इसकी पोजीशन नंबर 2 पर यहाँ पर आपने लगा दिया है कोई ग्रुप, लाइक मान लीजिए Br लगा दिया, तो 2 ब्रोमोफिनॉल, या ऑर्थो सिंपल सिस्टम में होता है, पैरा सिंपल सिस्टम में होता है, तो ये आपके पास ध्यान देने का पॉइंट है। ऐसे एक बड़ा ही पॉपुलर इसमें नेम है आपके पास, अगर आप यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो वैसे तो 2 मेथाइल फिनॉल हो गया, बट कॉमनली इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर हम यहाँ पर इस OH ग्रुप को इसकी CH3 ग्रुप को इसकी पैरा पोजीशन पर रख दें तो वी कैन से इट पैराक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, अगेन अ वेरी पॉपुलर नेम जो आपसे हो सकता है स्ट्रक्चर वाइज कोई पूछ ले। या पिक्रिक एसिड, जैसे आप देखते हैं पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, तो यहाँ पर OH है, इधर आपके 3 NO2 लगा देते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिक्रिक एसिड, वाई वी आर सेइंग इट एसिड, स्टिल COOH ग्रुप जो है इसमें वो तो एब्सेंट है। तो आपने बताया इसमें जो 3 NO2 लगे हैं, बिकॉज ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग NO2 ग्रुप विच आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट, इट रेडिली गिव्स यू HN रेडिली, एंड रिमेनिंग जो आयन बचेगा एनायन दैट इज स्टेबलाइज बाई फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, एंड दैट्स वाई ये जो 3 NO2 ग्रुप लगे हैं माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग दैम अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन नेचर। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन आपके पास है। इसी तरीके से जो तीसरा पार्ट है आपका ईथर वाला, उसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं नॉमेनक्लेचर में। जैसे आपके पास ये देख रहे हैं मैंने एक ईथर का फॉर्मूला लिखा है, ROR जनरल फॉर्मूला होता है ईथर का। ईथर में क्या होता है कि जो आपके पास O के रेस्पेक्ट में आप देखिए कि लोअर चेन कौन सी है। जैसे आप देख रहे हैं इस समय कि जो राइट साइड वाला चेन है दैट इज़ अ लोअर वन, और ये आपके पास बिगर कार्बन चेन है। तो जो लोअर कार्बन चेन है दैट विल बी नेम्ड एज ऑक्सी। तो कितना कार्बन देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में 1, तो एक कार्बन से आपके पास हो गया मिथॉक्सी, और राइट साइड वाला जो है मीन्स बिगर चेन है उसका नाम एल्केन से आएगा, सो मिथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, वी कैन से इट मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये इसमें ध्यान देने की बात है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ इसको, और इसका आपसे नाम पूछा जाए कि आप इसका क्या नाम लिखेंगे, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पर, ये अब इसका नाम कैसे लिखें। तो आपने कहा भाई इधर दिख रही है आपको 2 कार्बन की चेन और इधर दिख रहा है आपको पास 1 2 3, तो ये नीचे वाले को भूल मत जाइएगा, बच्चा कई बार 1 2 बस ऊपर के ही देखता है। तो इधर लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 और इधर स्मॉलेस्ट चेन है, तो स्मॉलेस्ट चेन भी नेम्ड एज ऑक्सी। तो आपके पास नाम हो जाएगा इसका 2
इथॉक्सी, क्योंकि इधर वाली चेन लोएस्ट है, आपकी लेफ्ट वाली लोएस्ट चेन है, तो लोएस्ट चेन में आपने ऑक्सी लगा दिया और सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए वी कैन से 2 इथॉक्सी, और बिगर चेन का नाम तो वही एल्केन से तो प्रोपेन, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो बेंजीन रिंग हम यहाँ बना रहे हैं, इसमें अगर हम यहाँ पर लगा दें OCH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, और पॉपुलरली इट इज़ नोन एज एनीसॉल, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एनीसॉल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये आपके पास थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हमारा पॉइंट था। अब बात करते हैं चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर में जो आपके पास है हमारे पास वो पॉइंट्स, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, सबसे पहले देख रहे हैं एल्कीन से, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, आप वाटर का इसमें एडिशन कर दे रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको पहली इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, ये वाटर आप ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो वैसे ही सिमेट्रिकल है, तो आपकी चॉइस है, आप कहीं पर भी H और किधर भी OH जोड़ सकते हैं। बट इन केस अगर ये अनसिमेट्रिकल होता, देन अगेन अ क्वेश्चन भी राइजेस कि बच्चा क्या करे, कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पॉइंट की बात करें कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या करें। एज पर द रूल अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू गो इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन, बट राइट नाउ यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी आर ओनली रिवाइजिंग दिस होल चैप्टर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं अपने मन में एक बात रख सकते हैं कि भाई वाटर में भी तो ऐसा ही है ना कि ये जो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जैसे आप वो मार्कोनिकॉफ रूल में करते हैं, एक्चुअल में रीज़न वो नहीं है, एक्चुअल रीज़न तो आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगा, बट फॉर योर रेडी रेफरेंस आपने कहा कि भाई मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट पर काम करना है, तो हमने कहा भी अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, आप क्या करिए, वैसे ही जैसे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट वन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो OH को इस कार्बन से जोड़ दीजिए और H को इधर जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन। क्योंकि मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करने में हमारा को टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैकेनिज्म का कोई रोल आपके पास नहीं है। बट अगर आपके पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप इसमें एडिशन कर रहे हैं वाटर का, और मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ, ये नोटेशन लिख देता हूँ B2H6 और यहाँ लिख देता हूँ H2O2 OH आयन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे कहा गया इसको कंप्लीट करिए। बच्चा सोचेगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी वाटर ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है, डायरेक्ट यू कैन से, जैसा आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में करते हैं कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट वन, हमने सीधे फाइनल प्रोडक्ट पर आपको ले गए हैं। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कि अगर आप ये नोटेशन देख रहे हैं तो क्या करिए, वाटर को ऐड कर दीजिए, किस पर ऐड कर दीजिए, मल्टीपल बॉन्ड में जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, सेम एज इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा करते हैं। और अगर आपके पास जो पहला केस है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो आपने सीधे वैसे ही कर देना है जैसे आप मार्कोनिकॉफ में करते हैं। ये आपसे चाहे तो कन्वर्जन में भी तो ले सकते हैं, मैं आपको कन्वर्जन दे दूं कि प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ऑल, तो आप इसको स्टेप को एक ही स्टेप में दिखा के काम चला सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अभी इसमें आगे देखते हैं कि आपके पास ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पर हमने मार्क कर ही रखा है, तो इसमें देख रहे हैं नोटेशन B2H6 H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH आयन एंड यू विल गेट द अल्कोहल। अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, दिस कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हम किनको कहते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे आप देख रहे हैं CHO, एंड कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, अगर आप इनका रिडक्शन कर देंगे तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी आर यूजिंग हेयर नोटेशन निकिल प्लैटिनम लिख दें, निकिल पैलेडियम लिख दें। तो सिंपली क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, आपका बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हुआ और आपने दोनों तरफ एक एक H को ऐड कर दिया, तो यू विल गेट अल्कोहल। एल्डिहाइड से आप अल्कोहल पर आ गए, कीटोन से भी आप अल्कोहल पर आ गए। दोनों में डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड अगर आपने लिया तो यू आर गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल, और अगर ये कीटोन आपने यूज़ किया था तो यू आर गेटिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल। सो इन दिस वे कार्बोनिल कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ योर एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। तो कहीं कन्वर्जन में ही काम आने वाली सीधी सी चीज़ें हैं, या इनकम्प्लीट रिएक्शन में कहीं कोई लिख दे कि आपके पास एल्डिहाइड है और ये नोटेशन लिखा हुआ है H2O निकिल प्लैटिनम, व्हाट यू हैव टू डू, तो आपने कहा भी रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डिहाइड और
आपका एल्डिहाइड है अगर तो उसका रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन है देन वी कैन गेट सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट कन्वर्ट इनटू योर एल्डिहाइड एंड देन इनटू अल्कोहल। तो ये भी आपके कन्वर्जन में यूज़ होने वाला एक पॉइंट हो सकता है। अगेन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो है वो आपके पास ये वाला पॉइंट है, ग्रिकनार्ड रिएजेंट वाला। हमने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में KCN से आप स्ट्रेट लेंथ बढ़ाते हो, बट ग्रिकनार्ड रिएजेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ब्रांचेस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करते हैं ग्रिकनार्ड रिएजेंट को यूज़? तो हमने कहा ग्रिकनार्ड रिएजेंट का अगर हमको यूज़ करना है देन कंपाउंड मस्ट हैव C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N इन देयर अरेंजमेंट। लाइक आपके पास जैसे देख रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हैं इस पर C डबल बॉन्ड O है। ग्रिकनार्ड रिएजेंट आप कभी भी यूज़ करेंगे तो 2 स्टेप लेगा। पहले स्टेप में आपके पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर RMGX ये इसमें ऐड होगा, पहला स्टेप। तो आपने कहा CH3 C और O के साथ आ गया हमारा MgX और कार्बन के साथ चले गया CH3, पॉजिटिव था तो R वाली चेन यहाँ आ गई। फिर दूसरे स्टेप में इसका ट्रीटमेंट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये MgX OH वाला पार्ट आपका निकल गया इसमें से और ये रह गया CH3C। तो आप देख रहे हैं फंक्शन ग्रुप की रेस्पेक्ट में देखिए तो आपको बात समझ में आएगी। फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन ये है तो इसके इधर भी चेन चल रही है, इधर भी चेन चल रही है, दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच। तो अगर मुझे कभी भी कार्बन चेन में ब्रांच को लाना है तो वी कैन यूज़ दिस स्टेप, मुझे ये स्टेप लगाना पड़ेगा ग्रिकनार्ड रिएजेंट वाला। अगर मैं किसी बच्चे को कन्वर्जन दे देता कि भाई तुम्हारे पास जो है वो है इथेनॉल, जैसे मैं किसी बच्चे को दे दूं कि तुम्हारे पास है इथेनॉल C2H5OH एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू CH3 ये प्रोपेन टू ऑल, तो मुझे इसे अल्कोहल से कन्वर्ट करके इस पॉइंट पर लाना है अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। तो मुझे दिखाई दे रहा है फंक्शन ग्रुप की दोनों तरफ कार्बन चेन रन कर रही है। अब बच्चा सोचेगा इसको भाई कैसे करें, तो उसको फ़ौरन ध्यान आना चाहिए कि भाई फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन है तो यहाँ तो ग्रिकनार्ड रिएजेंट लगेगा, बट फॉर ग्रिकनार्ड रिएजेंट हमारे पास कार्बन चेन में तो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और यहाँ तो है नहीं। तो बच्चा अब क्या करे? वो बच्चा क्या करेगा, वो अपने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर में प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड पर था इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा भाई आप ऐसा करो, ये आपके पास अल्कोहल है तो आप इस अल्कोहल का पहले इसमें C डबल बॉन्ड O लाओ। कैसे आएगा C डबल बॉन्ड O? उसके लिए आपको ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हटाएं अब इसको? तो हमने कहा भी इसका डिहाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास तरीका है, कॉपर के साथ हम 573 केल्विन पर अगर इसको हीट कर दें प्राइमरी अल्कोहल को, तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर चेंज इनटू एल्डिहाइड्स। तो ये हमारा डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। हम इसकी जगह पर एक काम और भी कर सकते थे, हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये इसका नाम है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइडिक स्टेप पर जाकर ही रोक देगा। अब इसके बाद आपके पास प्रोसेस आसान है, आपने कहा मुझे इसको कन्वर्ट करना है, सो वी कैन यूज़ हियर ग्रिकनार्ड रिएजेंट CH3 MgBr आप लगाइए, तो CH3 फिर ये CHO के साथ आपके पास आ गया MgBr और C के साथ चले गया CH3, क्योंकि अगेन ये ऐसे ब्रेक होने वाला है ये आपके पास, तो CH3 वाला पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, और फिर आपने ट्रीटमेंट विथ वाटर किया, MgBrOH यहाँ से अलग, और ये आपका कंपाउंड बन गया CH3 और जो आप बनाना चाहते थे प्रोपेन टू ऑल वो आपके सामने है। तो बस प्रैक्टिस की बात है, थोड़ा प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो ये स्टेप को मैं आपसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट की कैटेगरी में रखूँगा और इसीलिए आपको बोला कि इसको थोड़ा ध्यान रखें जब एग्जामिनेशन में जाएं। देन हमारे पास आता है फिर फिनॉल की प्रिपरेशन। पहला ही स्टेप देख रहे हैं आप, फिनॉल में क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। हमने दोनों 1-2 करके मीन्स 2 स्टेप की प्रोसेस को एक ही बार में लिख दिया है, डायरेक्टली चेंज इनटू फिनॉल एंड दैट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड। तो इसका नाम है डाउस प्रोसेस, क्योंकि आपने भी हेलो एल्केन्स में पढ़ा था, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं फिनॉल में, ये आपका आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएगा।
क्यों? बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला नॉर्मल कंडीशन में। सो वी हैव टू क्रिएट हियर सर्टेन कंडीशंस लाइक एल्कली से रिएक्शन करा रहे हैं बट इतना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमको देना पड़ा है, दैट्स वाई दैट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड। तो आपसे चाहे तो कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल ये आपको दे दिया, या क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल ये रिएक्शन लिख के दे दिया, आपसे पूछा कौन सा प्रोसेस है, देन यू हैव टू से डाउस प्रोसेस, तो ये आप उसे बता सकते हैं कि डाउस प्रोसेस की बात है करके। सिमिलरली ओलियम H2SO7 को कहते हैं बेंजीन से आपने रिएक्शन कराया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है ये, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप एल्कली से रिएक्शन करेंगे फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन यू विल गेट अ कंपाउंड नोन एज फिनॉल। तीसरा जो मेथड आपके पास है वो है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉमनली नोन एज क्यूमीन। क्यूमीन का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन सो वी कैन गेट फिनॉल। तो दीज आर द मेथड। अगेन इसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है वो ये डायजोनियम सॉल्ट वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें आप ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, आप हेलो एल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं, और इसका नाम है डाई एजोटाइजेशन, जहाँ पर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं एनिलीन के साथ NaNO2HCl की रिएक्शन कर रहे हैं आइस कूल टेम्परेचर पर, यू विल गेट डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट को अगर हम वार्म विद वाटर कर दें वी कैन गेट फिनॉल। दैट्स वाई इन दिस प्रोसेस जो आप डायजोटाइजेशन करते हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म में भी काम आएगा आपके पास ये प्रोसेस, डायजोटाइजेशन में टेम्परेचर इज़ क्वाइट क्रूशल, इसको 0 से 5 पर हमको स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज कर गया तो इसमें जो वाटर फॉर्म हो रहा दैट विल चेंज दिस डायजोनियम सॉल्ट इनटू फिनॉल, एंड दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आती है कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है आपके पास उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, और रीज़न आपके पास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में जो अल्कोहल्स हैं वहाँ बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से एसोसिएट हैं, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की कंपेयर करते हैं इसको हेलो एल्केन से तो ज़्यादा ही होगा। आइसोमेरिक अल्कोहल्स का मतलब हो गया वही, जैसे हमने कहा कि भाई हम कहते हैं ब्यूटेन 2 ऑल ब्यूटेन 1 ऑल, तो वो आइसोमेरिक्स में आ जाएंगे। जैसे जैसे ब्रांचिंग आपके पास चेन होती जाएगी, ब्रांच बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सेम आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा था, सरफेस एरिया कम हो रहा है। एल्कोहल्स आर फ्रीली मिसेबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, और इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आपके पास एल्काइल चेन्स का या एरिल ग्रुप का साइज़ जो है बढ़ता जाएगा, तो पोलैरिटी कम और इनकी मिसेबिलिटी इन वाटर कम होती जाएगी। तो आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चाहे और क्या कहते हैं इसमें असर्शन रीजन में चाहे वहाँ भी पूछ सकता है। देन द सर्टेन पॉइंट्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। एल्कोहल्स आर रेडिली प्रोटोनेटेड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर लोकेलाइज्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल्स आर रेडिली प्रोटोनेटेड, रेडिली प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है कि वो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि अगर हमारे पास प्रोसेस की बात हो कि एल्कोहल्स और फिनॉल में से कौन प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, तो जो आपने पॉइंट मैंने आपको बोला उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग भी आपके पास यही है कि भाई एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या है, ROH। तो ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं इसमें, और फिनॉल में भी यही दिख रहा है बच्चे को, तो बट फिनॉल में और एल्कोहल में डिफरेंस क्या है कि फिनॉल में तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस में जा रहे हैं, बट एल्कोहल्स में क्या है, दे आर लोकेलाइज्ड, दे हैव नो रेजोनेंस इन दिस अरेंजमेंट, सो दे आर लोकेलाइज्ड। तो अगर एक प्रोटॉन इनके पास पहुंचता है सो दे कैन रेडिली एक्सेप्टेड। तो यही हमने वहाँ पर पॉइंट किया हुआ है कि एल्कोहल्स जो हैं दे आर रेडिली प्रोटोनेटेड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आर लोकेलाइज्ड। तो अगर कभी आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, कहीं असर्शन रीजन में हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन अगेन बिहेव देम लुइस बेस का भी काम आप कह रहे हैं ना, लुइस बेस की तरीके से भी कर सकते हैं, ब्रॉनस्टेड बेस भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ब्रॉनस्टेड बेस का मतलब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिनॉल को अगर आप चेक करें अल्कोहल के साथ एसिडिक नेचर में, तो अगेन फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अगेन जैसे अभी आपने कहा फिनॉल में से जब आपके एच आयन आप हटा रहे हैं, आपने कहा एक्वस मीडियम जैसे ही यहाँ से एच आयन रिलीज होगा तो ये बचेगा आपके पास आफ्टर रिलीज ऑफ अ प्रोटॉन रिमेनिंग फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से अपने को स्टेबल कर सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में से अगर हमने कहा भाई ये आपके पास, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो होगा ही नहीं इसमें, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, एंड दैट्स वाई वी कैन से, अगर हमसे कहा जाए कि भाई अल्कोहल और फिनॉल में से विच इज़ मोर एसिडिक, देन वी कैन से phenol are more acidic than alcohol. In phenol, phenoxide ion formed by delocalization, phenoxide ion formed by delocalization
of negative charge becomes more stable. However, in alcohol, no resonance stabilization in case of alkoxide ions. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक NO2 हो गए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, जितने माइनस आई वाले ग्रुप लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब माइनस आई, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, और जो प्लस आई वाले हैं दे विल रिड्यूसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर इंक्रीज करना है तो माइनस आई वाला लगा दीजिए, इसीलिए आपने कहा था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। और अगर हम ऑर्थोक्रिसॉल या पैराक्रिसॉल को चेक करेंगे तो उसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी वजह से वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम शो करेगा। देन आपके पास आता है फिर अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड डिहाइड्रेशन होगा, जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया एंड एल्कीन, यानी कि अगर आपको कभी मल्टीपल बॉन्ड लाना है, आपके पास एल्कोहल है, देन यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी। ये डिहाइड्रोजनेशन अभी मैंने यूज़ किया, कन्वर्जन में आप देख रहे हैं कि अल्कोहल है कॉपर के साथ 573 केल्विन पर एल्डिहाइड, और अगर आपका एल्कोहल सेकेंडरी है, जैसे आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल के को अगर आप डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से कर रहे हैं तो कीटोन विल बी फॉर्म। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अगर कर रहे हैं प्राइमरी तो यू विल गेट एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट इज़ अ चेन प्रोसेस। इसलिए रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। तो अगर आपने इसको यूज़ किया है या KMnO4 को, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल आर डायरेक्टली चेंज इनटू एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ अ चेन प्रोसेस, आप इसको बीच में नहीं रोक सकते। दैट्स वाई वी आर मेंशनिंग हेयर कि नोट में लिखा है कि अगर आपको इसी प्रोसेस से जाना है तो आप एल्कोहल से एल्डिहाइड में जाने के लिए वी आर यूजिंग दिस रिएजेंट नोन एज पायराडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, so that this alcohol is changed into your aldehyde and the process will be stopped and then you can use for the another purpose. अदरवाइज आपके पास ये एक स्टेप है ही कि आप प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ 573 पर कर लीजिए एंड यू विल गेट इट। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर फिनॉल की। जिंक डस्ट से आप रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल का, कन्वर्ट इनटू बेंजीन। कहाँ काम आएगा? अगर आपको कहीं फिनॉल से मान लीजिए कोई कन्वर्जन में जाना है, लाइक आपको टॉलवीन बनाना है, आपको फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो आपके हेल्पफुल है कि आपको उस फिनॉल में से ऊपर से OH को हटाना है, तो आप सीधे फिनॉल को क्या करें, जिंक डस्ट से रिएक्शन कर दीजिए, यू विल गेट बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन का क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो अगर वो आपसे कहता है भाई फिनॉल से हमको चाहिए क्लोरोबेंजीन या टॉलीन, तो वी कैन यूज़ दिस। हमको पहले से यहाँ से OH हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? बोले फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट कर देंगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक्वस वाला और एक ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप फिनॉल को एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये दैट विल गिव यू अ वाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये फिनॉल का टेस्ट भी है। अगर आपने मीडियम यहाँ एक्वस ले लिया, हो सकता है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में हो कि फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आपके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और अगर आपने मीडियम ये नॉन पोलर कर दिया तो आपके पास फिनॉल जो है नॉन पोलर मीडियम में या तो ऑर्थो बनाएगा या पैरा को प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस कम होगा। तो देखना है आपको क्वेश्चन में कि भैया वो हमसे एक्वस मीडियम बोल रहा है या वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहा है। इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद नॉन पोलर, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ट्रीटेड विद ब्रोमीन गिव्स ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव। नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं फिनॉल का, तो आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दैट विल बी फॉर्म। ये जो मैंने अभी आपको कहा था पिक्रिक एसिड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास कि ये जो नाइट्रिक एसिड है, एज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई इन दिस रिएक्शन द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज क्वाइट पुअर। पिक्रिक एसिड जो है वो कम अमाउंट में आता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, सम पार्ट ऑफ द फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कहता है हाउ वी कैन इम्प्रूव द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड। आपसे क्वेश्चन रख सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो आपके पास, केस बेस में हो, किसी तरीके से अगर चाहे तो आप कह रहे हैं कि भाई क्या करें, तो हमने कहा भी ऐसा करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर प्रोटेक्शन। कैसे करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस फिनॉलिक ग्रुप। तो हमने क्या किया, हम पहले नाइट्रेशन नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। जब हम फिनॉल का सल्फोनेशन करेंगे तो दिस फिनॉल भी चेंज इनटू, ये अब आपके पास 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जब आप फिनॉल की रिएक्शन करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास अभी तो ये फिनॉल है, और जब आप सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास 2 पर भी आएगा, 4 पर भी आ जाएगा। तो अब आपके पास ये
अब इसका नाम फिनॉल नहीं रह गया, अभी हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब आप इसका नाइट्रेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करोगे तो यू विल गेट द पिक्रिक एसिड इन अ गुड अमाउंट। तो क्यों कह रहा आपने इसका प्रोटेक्शन कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया इसको। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कर रहे थे नाइट्रेशन तो ये आपके फिनॉल क्या हो जा रहा था, इसका जो कंपाउंड बन रहा था पिक्रिक एसिड, इसकी यील्ड कम आ रही थी। नाउ कोल बेस रिएक्शन, नेम रिएक्शन के पॉइंट से अगर क्वेश्चन रखना चाहे तो आपसे पूछ सकता है ये कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं आप, फिनॉल का पहले एल्कली से, यहाँ से कोल बेस रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है, लेकिन सोडियम सॉल्ट बनाना था इसलिए हमने कहा फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली कन्वर्टेड टू अ सोडियम सॉल्ट, and the sodium salt treated with carbon dioxide under temperature 400 Kelvin, 4 to 7 atmospheric pressure, followed by acidification directly give a compound known as salicylic acid। तो आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट याद रखना है, कोल बेस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, और वी कैन से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन विच इज़ कॉल्ड एस्प्रिन बनाने के काम में आता है। ये एस्प्रिन जो है आपके पास एंटीपायरेटिक्स मीन्स लोअरिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर काम करती है, और एनर्जेसिक मीन्स पेन को भी रिलीफ देती है, और ब्लड को डाइल्यूट करने का काम भी करती है ये एस्प्रिन जो है। तो ये एस्प्रिन का रॉ मटेरियल है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है। एसीटॉक्सी मीन्स यहाँ पर OH जहाँ लिखा है, इसमें H की जगह मैं अगर COCH3 लगा दूंगा तो 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन। सिमिलरली आपके पास दूसरा रिएक्शन जो देख रहे हैं, तो इसमें एक तो टेम्परेचर की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोल बेस रिएक्शन आपसे पेपर में देखे इस तरीके से, और इसका नाम भी पूछ सकता है, या ऐसे दे दे कंपाउंड A व्हेन ट्रीटेड विद एन एल्कली गिव्स sodium salt followed by treatment with carbon dioxide 400 Kelvin, 4 to 7 atmosphere, as acidification gives a compound C which is used as a raw material for the preparation of a drug which is used as an antipyretic or analgesic। तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन बना देगा तब भी ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर सवाल है। राइमर टीमन रिएक्शन नेक्स्ट आपके पास, इसमें भी आप देख रहे हैं कि फिनॉल और यहाँ CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, फॉलोड प्लस आपने यहाँ एल्कली लिखा हुआ है, एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फॉलोड बाय अगेन ट्रीटमेंट विद एल्कली, तो आपके पास एंड देन एसिडिफिकेशन वी कैन गेट अ कंपाउंड सैलिसिल एल्डिहाइड। तो दोनों रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट को याद रखिए। रीमर टीमन रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है, कॉमनली नोन एज सैलिसल्डिहाइड, और कोल बेस रिएक्शन में बन रहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड योर 2 मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस प्रोसेस। देन इसके बाद आपके पास एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है अगेन, कि फिनॉल गेट्स स्लोली ऑक्सीडाइज टू अ पिंक कलर कंपाउंड बेंजोक्विनोन व्हेन एक्सपोज टू एयर, बिकॉज फिनॉल जो है दैट इज़ अ कलरलेस वन। अगर आप देखें तो बिल्कुल वाइट जैसा दिखाई देता है, बट अगर हम इसको इन द मंथ ऑफ दिसंबर जैसे चल रहा है, जनवरी में आपके पास अगर आप चेक करें तो आपको ये दिखाई देगा जो है जैसे उसका बॉटल ओपन करेंगे तो उसमें क्रिस्टल्स होंगे एक्सपोज टू एयर में, दे विल चेंज इनटू ए पिंक कलर कंपाउंड नोन एज पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन जो इसमें फॉर्म हो रहा है आपके पास, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ योर फिनॉल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे प्रैक्टिकल में भी, जब कभी आपके पास होगा तो आप वहाँ पर भी, क्योंकि सेकेंड टर्म में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो वहाँ से वाइवा के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। देन आप चलते हैं फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है तीसरा, एल्कोहल फिनॉल। देन थर्ड वन इज ईथर। ईथर में आपके पास ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ईथर जो है जनरल फॉर्मूला इज ROR, एंड ईथर आर क्वाइट वी कैन से लेस रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि जो इसमें एक्टिव साइट है ये ऑक्सीजन, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कार्बन चेन फ्रॉम बोथ द एंड्स, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ईथर एज अ सॉल्वेंट। और आप इसे इसीलिए कहते हैं दे आर इनर्ट इन नेचर, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते, तो जो रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको एज अ सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं ज़्यादा, इसीलिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। तो एल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं टेम्परेचर 413 केल्विन पर, देन यू विल गेट ईथर। बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर रेंज। अगर इसी अल्कोहल का, जैसे हम यहाँ पर प्रिपरेशन में कर रहे थे एल्कोहल्स में, दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर, तो यहाँ डिहाइड्रेशन करते समय हमें टेम्परेचर 443 केल्विन, सॉरी यहाँ नहीं, ये अल्कोहल की इसमें प्रॉपर्टी में कहाँ गया अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ये अगर हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है।
और अगर हम इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में सोचिए, टेम्परेचर इज अ क्वाइट क्रूशियल वन, 413 केल्विन पर आपने किया, सो दैट विल गिव यू ईथर। इंपॉर्टेंट इसमें है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या करना है, हमने एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है और सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लेना है, इसीलिए हमने RONA लिखा है। मीन्स कोई अल्कोहल ले लिया, उसको एल्कली से रिएक्ट कराएंगे, देन यू विल गेट इट सोडियम सॉल्ट। तो C2H5OH आपने कहा भी इसको सोडियम NaOH से रिएक्ट करा दी, यू विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ इट, C2H5ONA बन जाएगा। तो वो जो आपका C2H5ONA है, आप उसको रिएक्ट करा दीजिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से, देन दे विल गिव ईथर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी इन नेचर। अगर आपका एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी टर्शरी होगा तो रिएक्शन नहीं करने देगा। अटैकिंग रिएजेंट आपका प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, मीन्स ये जो सोडियम सॉल्ट वाला है ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी आप कैसा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तो अटैक करना है। बट अगर ये एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी की जगह पर सेकेंडरी टर्शरी होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, इसलिए हमने यहाँ मार्क किया है, बिकॉज रिएक्शन फॉलो अ काइनेटिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसीलिए इसकी जो कंडीशन है वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ये कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी से गलती करता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में वो किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या कंडीशन आपके पास विलियमसन सिंथेसिस की कहीं उसको असर्शन रीजन में डाल सकता है। फिर जो इसके नीचे आप नंबर 3 देख रहे हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप देख रहे हैं मैंने कि ईथर का फॉर्मूला लिखा है जिसमें O के एक साइड में एक कार्बन की चेन है और दूसरी साइड में 2 कार्बन की चेन है, इधर 1 2 है और इधर 1 है। तो जब मैं इसको HI के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो अब पॉइंट ये है कि बॉन्ड बच्चा हो सकता है इधर से भी टूट सकता है, लेफ्ट से भी, राइट से भी, कहाँ से तोड़ें। तो एक जनरल सा पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ये HI से आप रिएक्शन कर रहे हैं तो I जो है, क्योंकि अगेन ये भी SN2 पर बेस्ड है, तो आपका जो I है मीन्स हेलोजन है ये उस कार्बन चेन को प्रेफर करेगा विच इज़ स्मॉलर इन साइज़, यानी कि बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा, इधर से नहीं टूटेगा ये बॉन्ड, ध्यान रख लीजिएगा। इस बॉन्ड को आपने CH3, इसीलिए मैंने आप देखिए प्रोडक्ट में CH3I लिखा है, लोअर एंड को I प्रेफर करेगा बिकॉज ऑफ द लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन अगर इसमें आपके पास एक साइड जो है इस तरीके का हो गया, मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, CH3 और COCH3 ये है मान लीजिए, और इसका आपको HI से रिएक्शन करना है। तो नाउ इन दिस प्रोसेस आप देख रहे हैं ये जो वाला एंड है आपका लेफ्ट साइड वाला, नाउ इट इज़ टर्शरी इन नेचर, तो नाउ दे आर ओबेइंग अ मैकेनिज्म ऑफ SN1। तो अब आपका बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपका I जो है वो आपका इधर चले जाएगा, मीन्स CH3 और CH3I प्लस CH3OH। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द एंड इज टर्शरी, देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू SN1, और अदरवाइज आपको अपना नॉर्मल जैसे आप चलते हैं कि लोअर एंड के साथ आपको जोड़ना है। आपकी NCERT में भी कुछ इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं इसके रिगार्डिंग, और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं। ईथर वाला पार्ट जो है इसको ध्यान से करके जाइएगा। देन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है वो हमारे पास टेस्ट है, 3 टेस्ट आपके पास, जैसे कि ल्यूकास टेस्ट है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट है और एक ये फिनॉल के लिए है। फिनॉल का तो आपको मालूम ही है कि कभी वो दे दे कि एक कंपाउंड है ये वॉयलेट रेड और ग्रीन कलर विद न्यूट्रल FeCl3, ये फिनॉल का टेस्ट है। सोडियम मेटल टेस्ट ये आपका चाहे तो अल्कोहल में भी करते हैं, बट अल्कोहल जो है और अल्कोहल जो है दे आर वीकली एसिडिक, तो लिटमस वाला टेस्ट इसमें नहीं मिलेगा, कंपैरेटिवली फिनॉल में आपको मिलेगा। तो फिनॉल और अल्कोहल के टेस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास या तो आइडोफॉर्म या ल्यूकास टेस्ट, जैसे एक अल्कोहल प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी है, कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, HCl और आपके जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। टेक अ टेस्ट ट्यूब, 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, आप एक पे प्राइमरी, एक पे सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कह रहे हैं रखा है मान लीजिए, एंड देन पोर सम ड्रॉप ऑफ दिस ल्यूकास रिएजेंट इन इट। क्या होगा आपके पास, अगर जिस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी आएगी ओनली ऑन हीटिंग। जब तक आप हीट नहीं करेंगे, टर्बिडिटी का मतलब उसमें आपके पास हल्का सा लाइट वाइट PPT से दिखाई देगा, बट वो तब आएगा जब आप हीट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव ओनली 3 to 4 मिनट, और जो टर्शरी अल्कोहल है दे विल गिव दिस टेस्ट एट वंस, यानी कि जैसे ही आपने डाला टर्शरी अल्कोहल में एकदम से टेस्ट आएगा। सेकेंडरी में वो 3-4 मिनट लेगा, प्राइमरी में वो आपके पास जब तक हीट नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो कभी आपसे कह दे कि वो कोई आपको ऐसा डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला क्वेश्चन रख दे, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिन कंपाउंड में CH3CO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वही इस टेस्ट को शो करते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है आपके पास आयोडीन और एल्कली,
तो हम एल्कली भी लिख देते हैं, कहीं पर Na2CO3 का सोल्यूशन वो भी एल्कली का काम करेगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भैया एक है मीथेनॉल और एक है इथेनॉल, एंड व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन एल्कली विच विल गिव टेस्ट, या विच विल जो है आपके पास टेक पार्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो पीपीटी होता है। येलो पीपीटी किसका होता है? आयोडोफॉर्म का, CHI3, इसका येलो पीपीटी आता है। तो अगर वो आपसे कहते भी एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन एंड एल्कली गिव्स येलो पीपीटी, तो कौन सा कंपाउंड ने दिया होगा, ए ने या बी ने? देन यू हैव टू से बी ने। अब कैसे देखें? तो बच्चे ने कहा कि अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ तो CH3 CH2OH C2H5OH का स्ट्रक्चर तो ये है, और आयोडोफॉर्म की कंडीशन ये है कि कंपाउंड में CH3 C डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जब तक ये वाला अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक आपका रिएक्शन में ये पार्ट नहीं करेगा, टेस्ट नहीं दिखाएगा। तो बच्चा कहता है सर इसमें तो ये है ही नहीं, इसीलिए हमने पॉइंट रखा कि जो आपका रिएजेंट आप इसमें डालते हो आयोडीन एल्कली, दैट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करता है आपके पास, आपके इस एल्कोहल को चेंज कर देता है। जैसे ही आप इसको रिएजेंट इसमें डालते हो तो जो आपका एल्कोहल है इसमें ये एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाता है। नाउ C डबल बॉन्डो ग्रुप कम्स आउट, तो C डबल बॉन्डो के जो नेक्स्ट वाला CH3 है लगा हुआ, दैट विल बी टेक पार्ट इन दिस फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी। दैट्स वाई इसमें जो कंडीशन आपके पास लिखी गई है कि कंपाउंड मस्ट हैव CH3CO अरेंजमेंट इन देयर फॉर्मूला यूनिट। इसीलिए अगर हमने कहा कि अगर हमारे पास ये एल्डिहाइड है, ये मीथेनॉल है, इथेनॉल, तो टेस्ट इज गिवन बाय दिस। मीथेनॉल इथेनॉल में इथेनॉल शो कर रहा है। और अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2 CH2 CO CH3, और एक लिख देता हूँ CH3 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देते हैं इसमें। तो अब ये देख रहे हैं इसका नाम क्या होगा, PNTN-2- और ये 3- ये पोजीशन नंबर 1 2 3 है, ये पोजीशन नंबर 1 2 है। दोनों ही आपके पास C डबल बॉन्डो दिख रहे हैं। तो कौन सा वाला टेस्ट दिखाएगा? हमने कहा आपके पास अगर टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट इज गिवन बाय 2, क्योंकि C डबल बॉन्डो के जस्ट नेक्स्ट में CH3 होना कंपल्शन है। इसमें C डबल बॉन्डो के नेक्स्ट में इधर भी CH2, तो ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन आई कि कंपाउंड मस्ट हैव CH3CO अरेंजमेंट, ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना जरूरी है। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको मत चेक करिएगा, वैसे अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है, नेक्स्ट टर्म में आएगा, सेकेंड टर्म में। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके पास ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो ल्यूकास टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट पेपर में जा रहे हैं, इसके पढ़ के जाइएगा। कार्बन चेन की लेंथ को कैसे बढ़ाना है, कैसे आपको ब्रांचेज में अगर जाना है तो रिकना रिएजेंट वाला वो अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो थोड़ा सा इसमें और कुछ NCERT में से आपके पास जो छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।